हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आर्थिक संकट में घिरी हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। विभिन्न बोर्ड, निगमों और उद्योगों में तैनात पदाधिकारियों को कैबिनेट रैंक की सुविधा को तत्काल प्रभाव से वापस लिया है और सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार ये निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया। अब तक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन समेत विभिन्न बोर्ड, कॉरपोरेशन और आयोगों के पदाधिकारियों को दी गई कैबिनेट रैंक समाप्त कर दी गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन पदाधिकारियों के वेतन मानदेय का 20% हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित रहेगा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इस वक्त की बड़ी जानकारी। हिमाचल में कैबिनेट रैंक को खत्म कर दिया गया है। नेताओं की सैलरी में 20% तक सुविधाएं रोकी गई हैं। आज सरकार ने जितने भी कैबिनेट रैंक दर्जा प्राप्त थे उनके सबसे कैबिनेट रैंक ले लिए गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार आरडीजी हमारे प्रदेश से काटी गई है 8 से 10 हज़ार प्रत्येक वर्ष कटेगी। 2026-27 में आरडीजी 8 हज़ार से 10 हज़ार कट रही है। 2027-28 में आरडीजी और कटेगी। 2026 से 31 तक जो आरडीजी हमें नहीं मिलनी है 5 साल में, तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं और रिफॉर्म्स के साथ हम कुछ और फैसले कर रहे हैं ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर बना जाए। हमने 20% सैलरी का भी उनके कट लगाया है, तो सभी का हमने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा वापस लिया है और अभी और आगे और आपको रिफॉर्म देखने को मिलेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं। ठाकुर साहब, सरकार कह रही है कि कैबिनेट रैंक वापस ले लिए हैं, 30 तारीख तक वेतन को भी दोबारा डेफर कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा कदम है हिमाचल प्रदेश के लिए। देखिए, कैबिनेट रैंक वापस लेने की ये जो है, मैं समझता हूँ ये गिमिक्स की एक पॉलिटिक्स है, यानी कि एक ड्रामा जिसको कह सकते हैं। और ड्रामा करने में सुक्खू जी बड़े माहिर हैं और खासतौर से मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि 3.5 वर्ष के कार्यकाल में आपने उनको कैबिनेट का दर्जा दे करके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एडवाइजर सबको पायलट के साथ वो दंडनाते रहे। अब आप उनको लास्ट में जब उनका जाने का वक्त आ गया, जाने का उनका नहीं, आपका ही जाने का वक्त आ गया सुक्खू जी का, यानी कि कांग्रेस की सरकार का जाने का वक्त आ गया, तो उस वक्त आप सुविधाएं वापिस ले रहे हैं, तो इसका कोई संदेश नहीं, कोई मतलब नहीं है और सिर्फ एक ड्रामा और ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर कल से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होनी है। हालांकि चर्चा पहले चरण में होनी चाहिए थी। क्या नीति के साथ जो है, किस योजना के साथ भाजपा उतरने वाली है विधानसभा के अंदर? देखिए, नियम और जो परंपराएं रही है, जो कन्वेंशंस रही है, वो यही है कि हिमाचल प्रदेश में जब राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होता है, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस पर चर्चा शुरू होती है। जब तक चर्चा समाप्त नहीं होती तब तक के लिए उस चर्चा को चलाया जाता है। दूसरा कोई और बिजनेस का ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होता है। लेकिन यहाँ राज्यपाल जी का अभिभाषण के बाद और विषय पर चर्चा कर दी और उसके बाद अब कल से उस पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन कुल मिलाकर के विषय ये है कि व्यवस्थाओं को तार-तार करने का वो तार-तार की है और मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ आपने खास बातचीत सुनी और जयराम ठाकुर का ये कहना है कि एक गिमिक्स पॉलिटिक्स है और सिर्फ अब जब सरकार के जाने का वक्त आ गया है तब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि कैबिनेट रैंक वापस लिए जा रहे हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर डोभाल हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट हो गए हैं। अंकुर, ये कैबिनेट रैंक को खत्म करना, इससे फायदा कितना होगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है और इसके बाद से लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि राज्य सरकार कई कड़े फैसले ले सकती है और सबसे पहले बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो अलग अलग नेताओं को कैबिनेट रैंक दिए गए थे उन्हें अब वापस ले लिया जाएगा और इनमें 3 विधायक भी शामिल हैं, जिसमें नंदलाल, भवानी सिंह पठानिया, रघुवीर सिंह बाली शामिल हैं। इसके अलावा नरेश चौहान, सुनील कुमार बिट्टू, केहर सिंह खाची, ये भी वो नेता हैं जिनको कैबिनेट रैंक दिया गया था। हालांकि आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इन्हें जो सुविधाएं दी जा रही थी, जैसे कि सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला और राज्य सचिवालय में कमरा, क्या ये इनके साथ रहेगा या फिर इसे भी वापस ले लिया जाएगा? इसके अलावा 20% वेतन को डेफर किया गया है 30 सितंबर तक। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि सिर्फ डेफर करने से वेतन को क्या होगा और
सितंबर महीने में ऐसा कौन सा खजाना राज्य सरकार के पास आ जाएगा जो ये डेफर्ड वेतन उन्हें हाथ में मिल जाएगा। 3 साल पहले जब हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट रैंक के साथ ये नियुक्तियां हुई थी, तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े करते आई है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने की वजह से हिमाचल प्रदेश को तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ है और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में कई अन्य कड़े फैसले राज्य सरकार लेने वाली है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना रह गया है। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि जो बजट पेश होना 21 मार्च को, उसमें मुख्यमंत्री की ओर से कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं कि राज्य में जो सक्षम वर्ग है उस पर कहीं ना कहीं टैक्स की बढ़ोतरी की जा सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये एक बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश तकरीबन 1 लाख करोड़ का कर्ज इस राज्य सरकार पर है और हिमाचल प्रदेश में जो कमाई के संसाधन है वो नाम मात्र के हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन यहाँ पर बहुत कम है। तो ऐसे में जो ज्यादातर बोझ देखने के लिए मिलता है वो आम जनता पर ही होता है। तो राजनीति से हटकर जब आम जनता पर बोझ पड़ेगा तो ये निश्चित तौर पर एक परेशानी वाली बात रहने वाली है। लेकिन फिलहाल जो कैबिनेट रैंक हटाए गए हैं इसका हिमाचल प्रदेश की जनता में स्वागत जरूर किया जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी जनता पूछना चाह रही है कि आखिर ये कैबिनेट रैंक बांटने की जरूरत क्यों थी। आपके पास वापस लौट रहे हैं अंकुर, आप बने रहिए। दरअसल कुछ जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। कैबिनेट रैंक वापस किस किस की हुई है ये जरा देखिए। गोकुल बुटेल हैं जिनकी कैबिनेट रैंक वापस हुई है और RS बाली है जिनकी कैबिनेट रैंक खत्म की गई है। साथ ही भवानी सिंह पठानिया का नाम भी इस सूची में शुमार है और कहर सिंह खाची की कैबिनेट रैंक भी वापस की गई है। सुनील बिट्टू, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, नाम भी लगातार बता रहे हैं। नरेश चौहान, इनकी कैबिनेट रैंक वापस की गई है। गोकुल बुटेल, लगातार इस पर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं हम। लेकिन जो 20% कटौती है वो 20% कटौती में कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी है जो वापस ले ली जाएगी, इसको लेकर वापस से अंकुर आपका रुख करते हुए, ऐसी वो क्या बहुत जरूरी सुविधाएं थी जिनको नहीं खत्म किया जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था? कौन कौन सी सुविधाएं हैं फिलहाल जिनको खत्म किया जा रहा है? देखिए, नोटिफिकेशन में जो बात कही गई है वो कहा गया कि जो 20% वेतन है और जो अन्य भत्ते मिलते हैं उसे डेफर किया जा रहा है 30 सितंबर तक। डेफर का मतलब होता है विलंबित, यानी कि वो वेतन और जो भत्ते हैं वो उन्हें 6 महीने के बाद मिल जाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। हालांकि जो कैबिनेट रैंक है वो जरूर वापस लिए गए हैं और यही वजह है कि अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि क्या कोई अलग से नोटिफिकेशन होगी जिसमें सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला और जो राज्य सचिवालय में सरकारी कमरों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो भी इनसे वापस लिया जाएगा या नहीं। क्योंकि इन कैबिनेट रैंक के नेताओं के साथ स्टाफ का भी इस्तेमाल होता है। जो राज्य सचिवालय का स्टाफ है, अन्य विभागों का स्टाफ है, वो भी इनके साथ अटैच होता है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश का न सिर्फ पैसा खर्च हो रहा है सरकार का, बल्कि इसके साथ साथ जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इससे राज्य सरकार कुछ कटौती करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ ये भी संकेत दे रही है कि आने वाले वक्त में कई और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। गोकुल बुटेल जो कि IT एडवाइजर हैं, वो सिर्फ 1 रुपए वेतन लेते थे। उनकी एक प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने जिन जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया है इनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए और सेवा विस्तार का जो फैसला है उसे एक बार दोबारा रिव्यू करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग उठाई है कि जो नए लोग हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें राज्य सरकार को जो है वो रिक्रूट करना चाहिए ताकि वो नए आइडियाज लेकर सरकार के बीच आए और इसका फायदा हिमाचल प्रदेश को हो सके। क्योंकि जो सेवा विस्तार का मामला है, कई बड़े नेताओं को, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल की बेटी है जिन्हें हाल ही में प्रिंसिपल बनाया गया है सेवा विस्तार के बाद। इसके अलावा IGMC की प्रिंसिपल है सीता ठाकुर और ऐसे कई बड़े सेवा विस्तार है जो देखने के लिए मिले हैं। कई रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उन्हें भी दोबारा रिंगेज किया गया है। तो ये निश्चित तौर पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ठीक है अंकुश, आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण बुधवार से शुरू होने वाला है। दूसरे चरण की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के साथ होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे, जिस पर चर्चा के बाद 30 मार्च को मतदान कराया जाएगा। दूसरे चरण के लिए कुल 834 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 665 तारांकित और 169 अतारांकित प्रश्न शामिल है। कुलदीप सिंह पठानिया ने यह भी बताया है कि सदन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें ईरान इजरायल युद्ध के चलते पैदा हुई स्थिति शामिल है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि वो याचिका समिति के कार्य से संतुष्ट है और इसके अलावा शाम के वक्त विशेष अधिकार समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्य सचिव को भी आने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव से जवाब लिया जाएगा कि आखिर विशेष अधिकार हनन के मामलों में जवाब देने में देरी क्यों हो रही है।
हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। किन बड़े मुद्दों पर इस बार विधानसभा में बड़े जो मुद्दे हैं वो गूंजते हुए नजर आ सकते हैं? लगभग 834 सूचनाएं प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त हो चुकी हैं और विभिन्न नियमों के तहत जो चर्चाएं हैं, नियम 62 है, 101 है, 130 है, उसमें लगभग 15 के करीब जो है 15-16 के करीब जो है हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, जो हमने सारी सरकार को जवाब के लिए भेज दी हैं। अभी जब कल से रिज्यूम होगा तो पहले से ऑलरेडी बिजनेस जो है हमारे पास मोशन ऑफ थैंक्स जो गवर्नमेंट लाती है गवर्नर एड्रेस के ऊपर, वो पेंडिंग है और उसके ऊपर कल जो है चर्चा शुरू होगी और लगभग 3 दिन के लिए ये चर्चा चलेगी। 2 दिन जो है लगातार चलेगी, तीसरे दिन जवाब आएगा। 21 तारीख को बजट जो है वो प्रेजेंट होगा, उस पर फिर 3 दिन की चर्चा होगी, फिर डिमांड्स कट मोशंस के ऊपर चर्चा होगी और 30 तारीख को बजट जो है विधानसभा पास कर देगी और 31 को फिर प्राइवेट मेंबर्स डे और 1 और 2 को जो लेजिस्लेटिव बिजनेस या जो भी सूचनाएं हमको प्राप्त हुई हैं और नियमों के तहत अगर लगेगा कि कोई ऐसा विषय है जिस पर अतिरिक्त चर्चा करवाने की जरूरत है तो उसको जो है विधानसभा सचिवालय उन नियमों के अनुरूप जो है चर्चा जो है वो लाएगा। कमर्शियल एलपीजी की किल्लत हिमाचल प्रदेश में भी है, तो क्या विधानसभा में इन मुद्दों पर भी चर्चा संभव है? स्वाभाविक रूप से जब कोई भी ऐसा विषय जो हिमाचल प्रदेश की जनता को किसी न किसी प्रकार से इफेक्ट करेगा तो निश्चित तौर पर वो हिमाचल प्रदेश के लिए संवेदनशील विषय है और चर्चा में आ सकता है। बजट की जो चर्चा है उसमें भी आ सकता है, गवर्नर एड्रेस की जो चर्चा है उसमें भी आ सकता है, अन्य कोई ऐसा नोटिस आएगा सरकार की तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि यूनियन ऑफ इंडिया इसका संज्ञान भी ले रही है और जो किल्लतें आने वाले समय में सभी प्रदेशों में देश में होने वाली हैं उसकी तरफ उनका ध्यान है और फिर भी हिमाचल सरकार को भी इससे कोई हिमाचल भी जो है अनछुआ नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जो भी पर्याप्त कदम इस विषय पर उठाने की आवश्यकता है वो उठ रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर ऐसे विषय यहाँ आएंगे चर्चा में निश्चित तौर पर उन पर भी चर्चा होगी। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। वहीं देखिए, नूरपुर क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने मिडिल स्कूल भोल ठाकरा और राजकीय उच्च विद्यालय मिझगरा का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जहां एक और भोल ठाकरा स्कूल को प्रदेश के बेहतरीन स्कूलों की कतार में खड़ा करने के संकल्प को दोहराया गया, तो वहीं मिझगरा स्कूल के जर्जर हालात पर गंभीर चिंता जताई गई। लगभग 1.5 वर्ष पहले सभा ने मिडिल स्कूल भोल ठाकरा को गोद लिया था और तब से लगातार इसके विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सभा ने राजकीय उच्च विद्यालय मिझगरा की खराब स्थिति पर चिंता जताई। स्कूल के 7 कमरे इतने जर्जर हो चुके हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं, जिससे बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है। 2 तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। मिडिल स्कूल भोल ठाकरा की तस्वीरें हैं, ये जर्जर हालात जान पर बनाई है। अब तस्वीरें देख लीजिए आप, क्या हालात है वहां के। राजकीय उच्च विद्यालय मिझगरा की तस्वीरें, बेहतरीन स्कूलों की कतार में एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। नूरपुर में स्कूल की 2 उलट तस्वीरें सामने आई है। एक स्कूल से जान को खतरा तो दूसरा मिसाल बन रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल स्थित पर्यटन सभा स्थल जीभी में 15 मार्च की शाम करीब 5 बजे एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दिल्ली का एक परिवार इस हादसे का शिकार हो गया। ढलान वाले रास्ते पर अनियंत्रित होकर दिल्ली नंबर की ये कार पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से नीचे मुख्य सड़क पर जा गिरी। ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार हवा में पलटते हुए एक सड़क से दूसरी सड़क पर आ गिरी। हादसे का ये पूरा मंजर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। दुर्घटना के दौरान कार के लुढ़कते समय एक महिला वाहन से बाहर छिटक गई, जिससे वो सीधे खाई में गिरने से बच गई। कार के नीचे वाली सड़क पर रुकते ही मलबे में तब्दील हो चुके वाहन के अंदर बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में कुछ ही घंटों के अंदर एक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी। ताजा हादसा बगस्याड शिकावरी सड़क पर
IPH रेस्ट हाउस के समीप देर रात पेश आया, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। चालक की मौके पर ही मौत हो गई और नेकराम अपनी ऑल्टो कार में सवार होकर बगस्याड से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में वाहन अचानक से अनियंत्रित हो गया, सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी सुबह उस समय सामने आई जब स्थानीय ग्रामीण ने सड़क के नीचे एक क्षतिग्रस्त कार को देखा। अटल टनल रोहतांग के आसपास इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद फंसे सैलानियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद अब परेशानी उन लोगों के लिए बढ़ती जा रही है जिनके अभी भी अटल टनल के अंदर या बाहर के इलाकों में फंसे होने की जानकारी है। ऐसे में इस इलाके तक पहुंचने के लिए सड़क यातायात के लिए बंद कर दी गई है। परेशान वाहन मालिक और चालक इस वक्त सोलांग वैली में सड़क के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद लगभग 1500 से ज़्यादा वाहनों में हज़ारों सैलानी 2 दिन तक फंसे रहे। 2 दिन तक रेस्क्यू मिशन कंडक्ट किया गया और पिछले कल देर रात को सुरक्षित तमाम सैलानियों को मनाली वापस लाया गया। लेकिन अब भी चुनौतियां कई सारे ऐसे वाहन चालकों और वाहन मालिकों के लिए है, क्योंकि अपने वाहनों को छोड़कर ये लोग मनाली की तरफ सुरक्षित निकल चुके थे। लेकिन अभी फिलहाल सोलंग वैली में क्या मौजूदा स्थिति है उसकी ताज़ा तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। हम उस स्थान पर खड़े हैं जिस बैरियर के आगे फिलहाल अभी स्नो क्लियरेंस की जा रही है। ये अटल टनल के सामने तक जाने वाली सड़क है और कहीं ना कहीं इस सड़क के खुलने का इंतज़ार सैकड़ों लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जिनकी गाड़ियां जो हैं अटल टनल के आसपास के इलाकों में पार्क हैं। चलिए इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? भाई साहब साहिल नाम है मेरा, फरीदाबाद से हैं, दिल्ली से। तो आपकी गाड़ी कहाँ पे फंसी हुई है? अटल टनल के अंदर। कब वहाँ से छोड़ कर निकले थे? 15 मार्च की शाम को भाई साहब। तो आज क्या वेट कर रहे हो? गाड़ी लेने जा रहे हैं, ऊपर बर्फ रुके हटे साफ हुए तो नीचे आए हम। क्या नाम है आपका? मेरा हरगोविंद कश्यप। तो आपकी गाड़ी कहाँ फंसी? अटल टनल के पास खड़ी है, गेट के पास। तो आपकी सवारियां और कैसे आप मनाली पहुंचे? सवारी तो निकल गई 4x4 पकड़ के, और हम फंसे हुए वो अपनी गाड़ी लेने जा रहे हैं। 15 मार्च से शाम से फंसी पड़ी है हमारी गाड़ी। हमारे सर कम से कम 7 टेम्पो हैं, 86% का ग्रुप लेके आए थे हम। क्लाइंट को मना किया कि मत जाओ, दोपहर का टाइम है, पर क्लाइंट कहता नहीं हमें शिशु जाना है, और खुद वो गाड़ी लेके अपना होटल लेके चले गए हैं। हम 7 ड्राइवर परसों से परेशान हैं। 8000 रुपये दे के हमने गाड़ी की नीचे की, होटल में रुके, वहाँ खाया पिया, पैसा दिया जेब में से। अब अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, यहाँ से 500 रुपये मांग रहे हैं गाड़ी तक पहुँचने के। ना मालिक पूछ रहे हैं, ना किसी कंपनी का बंदे का, कोई मालिक ने पैसा नहीं भेजा, कोई बात नहीं, बस गाड़ी लेके आओ। पैसे के लिए परसों से फोन कर रहे हैं, किसी ने पैसा नहीं डाला। इतनी परेशानी हो रखी है यहाँ पे। 100 रुपए का परोठा मिल रहा है यहाँ पे सर। गाड़ी की फिक्र है, ड्राइवर की फिक्र नहीं है। हम लोग कहते हैं यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, हमें पता है गाड़ी की फिक्र है, ड्राइवर की कोई। मैं तो 2 दिन वहाँ पे रहा, वहाँ पे पानी की बोतल तक नहीं मिल रही है किसी को, खाने की तो दूर की बात है। 2 दिन तक मैं भूखे रहा वहाँ पे। उसके बाद कल मैं यहाँ नीचे आया, यहाँ पे आके रुका, खाना पीना खाया, लेकिन अब वहाँ वापस जाने के लिए, गाड़ी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मैसेज वैसेज दिया जा रहा है कि कब तक आपकी गाड़ियों को निकालने के लिए आपको भेजा जाएगा? सर हमारे मालिक सिर्फ बोल रहे हैं कि गाड़ी लेके आओ, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई कुछ नहीं बोला है कि गाड़ी निकल रही है, निकाल लो अपनी, ना हमें ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था है। संदीप सिंह, जी मीडिया, सोलंग वैली। सोलंग अटल टनल सड़क पर स्नो क्लियरेंस की तस्वीरें कुछ सामने आई है। सड़क पर बर्फ की मोटी चादर देखी जा सकती है, जिसे अब प्रशासन हटाने में जुटा हुआ है। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल सहित टनल के भीतर अब भी सैकड़ों वाहन खाली पड़े हैं, जहां पर जिन्हें निकालने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्रशासन द्वारा सड़क बहाली का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर आप भी मनाली घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानी आपको बरतने की जरूरत है? इस वक्त हमारे साथ कुल्लू पुलिस के एसपी संजीव चौहान हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो 2 दिन थे वो आपकी टीमों के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि हम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। अभी लेटेस्ट सिचुएशन है क्या? कितनी गाड़ियों को जो है वो इवैक्यूएट किया गया? अब कुछ एक गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हैं, तो लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट यही है कि अब लगभग 250 के करीब जो गाड़ियाँ हैं, जिनमें से अराउंड 100 जो हैं वो लाहौल में हैं और बाकी कुछ जो है हमारे इलाके में हैं।
जितने भी टूरिस्ट हैं वो सारे इवैक्यूएट कर लिए गए थे। कल शाम को फिर से बर्फबारी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए जो है वो सभी जो हमारा इवैक्यूएशन एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट थी वो पूरा हो नहीं पाया जी। आज भगवान की दया से मौसम साफ है, इसलिए आई होप कि आज हम 3-4 बजे तक जो सारा का सारा व्हीकल्स को भी, स्टैंडर्ड व्हीकल्स को भी निकाल रहे हैं। जितने भी व्हीकल स्टैंडर्ड हैं सभी के नंबर नोट कर लिए गए हैं, सबको जो कॉन्टैक्ट किया जा रहा है सो दैट जो है ऊपर जो है उनके ड्राइवर्स को भिजवा करके जो गाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया जा सके। इसमें सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ योजक का, जो BRO के हैं, जो जिनके जो लेबर है वो लगातार काम कर रही है। हाँ, हमारे जवानों ने भी बीच में काम किया, लेकिन उनका काम बहुत बढ़िया है, सभी का है और अच्छा है कि आज वी आर होपिंग कि आज पूरा क्लियर हो जाएगा एंड नोबडी विल बी स्ट्रैंडेड। भविष्य में इस तरीके की सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो तो क्या प्लानिंग अब रहेगी, क्या कुछ अब चीज़ें बदलेंगी और जब सैलानियों को वहाँ पर भेजा जाएगा अटल टनल के दूसरी तरफ तो सेफ कॉरिडोर कैसे निकाला जाएगा? आपने बहुत सही प्रश्न किया है। मेरी तो सबसे पहले सैलानियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि व्हेन एवर देयर इज अ वेदर फोरकास्ट दैट इज एडवर्स तो उसमें वो जाने का जोखिम ना लें और वो ना जाएं तो इट विल बी सेफ फॉर देम एंड फॉर देयर फैमिलीज। इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ लोग चले जाते हैं भी। हमारे आई एम नॉट द सिंगल पर्सन जो इसको में जो है फुल प्रूफ हम इसका ये करेंगे। देयर विल बी सम प्रैक्टिकल दिस थिंग्स। हम एडमिनिस्ट्रेशन कुल्लू विद BRO बैठेंगे, इसमें जो है निकालेंगे इसका ये क्या है। बट वी आर प्लानिंग के जो अभी इमीडिएट ये किया गया है इसमें हम सोलंग से ऊपर ना जाने दें एक्सेप्ट फॉर द इमरजेंसी व्हीकल्स ओनली।